हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर इंग्लिश पेडागोगी की क्लास कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आप इसे एज अ प्रैक्टिस सेशन समझ सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करेंगे और यदि बीच बीच में नीड लगती है तो कुछ थ्योरी सेशंस भी आपके ऐड कर दिए जाएंगे। तो फाइनली आज हमारी इंग्लिश की क्लास का श्री गणेश हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन में कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो पूरी तैयारी अब करना ही होगी, सारे सब्जेक्ट की करना है। तो आज से हम लोग इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं और अगले जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है उनकी भी कंटिन्यू क्लासेस आपकी होती रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज़ इन द एरिया ऑफ पंजाब सिंस शी डजंट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया ही शुड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बातें हो रही है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। सीटेट हमेशा इसको घुमा फिरा कर पूछता है, तो ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, इसलिए हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पूरा इंग्लिश में हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब थोड़ा सा हिंदी में समझने की कोशिश कर लेते हैं ताकि इससे हम लोग लिंक कर पाए ऑप्शन को। एक हिंदी स्पीकिंग टीचर है, मान लो हम हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हम लोगों की पोस्टिंग कर दी जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है, जहाँ पर बोली जाती है पंजाबी। ठीक है, ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ पंजाब। हिंदी स्पीकिंग टीचर है ना, प्राइमरी स्कूल का है, उसको कहाँ पोस्ट कर दिया गया है, पंजाब में पोस्टिंग कर दिया गया है। सिंस ही डजंट नो, वो जो टीचर है ना वो पंजाबी लैंग्वेज को नहीं जानता है। लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया मतलब पंजाब की लोकल लैंग्वेज क्या होगी, पंजाबी होगी। तो पंजाबी को टीचर नहीं जानता है, ऐसी सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए, ही शुड, वो क्या करेगा। सबसे पहला ऑप्शन है अप्लाई फॉर द ट्रांसफर टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया। ऑप्शन बी है मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न टू लर्न हिंदी एज इट्स नेशनल या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज। तीसरा ऑप्शन है कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड देयर लोकल डायलेक्ट। अगला है यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। चारों ऑप्शन हम लोगों ने पढ़ लिए। आई थिंक आपने थोड़ा सा अंदाजा इसका लगा लिया होगा। आंसर इसका क्या होना चाहिए, आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब क्यों हुआ और पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन कैसे गलत हुए और उनका हिंदी मीनिंग क्या है वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला तो बोल रहा है कि वहाँ पर बोले कि आप मुझे कहाँ पर डाल दो जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जैसे एमपी वगैरह जहाँ पर भी हिंदी बोली जाती है उस एरिया में मेरी पोस्टिंग करवा दो। क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या? आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। दूसरा ऑप्शन है मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी। वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको आप बोलो कि आप लोग भी हिंदी सीख लो, क्योंकि हिंदी तो हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, तो आप ऐसा भी नहीं कर पाओगे। तीसरा ऑप्शन है कम्युनिकेट इन इंग्लिश एज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड देयर लोकल डायलेक्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप क्या करो, इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, क्योंकि आपको वहाँ की जो लोकल डायलेक्ट लोकल लैंग्वेज है वो समझ नहीं आ रही है। तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि बच्चे तो पंजाबी बोलते हैं। और प्राइमरी स्कूल की पर्टिकुलर बात करें तो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर टंग या जो भी भाषा वो बोलते हैं, जो स्कूल अपने घर से सीख कर आ रहे हैं, उसमें पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि एक टीचर ये कर सकता है। टीचर क्या कर सकता है, टीचर ओनली इसको एज अ रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना बहुभाषाईवाद का सिद्धांत। आपकी हिंदी में भी ये क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन आता है, बस वो हिंदी में लिखा हुआ रहता है। तो ये बहुभाषाईवाद या फिर एज अ रिसोर्स की तरह टीचर यूज़ कर सकता है। टीचर बच्चों की पंजाबी सीखेगा और अपनी हिंदी भी बच्चों को साथ के साथ सिखा देगा। यदि कोई दूसरी भाषा बोलने वाले बच्चे हैं उनकी भाषा को टीचर सीखेगा और दूसरे बच्चों को यहाँ पर वो भाषा सिखा देगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एक पूरा बच्चे जो है वो, जैसे कि भारत में बात होती है अनेकता में एकता वाली, वैसी वाली फीलिंग बच्चों के अंदर आएगी। वो सभी लैंग्वेजेस से अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बच्चे यहाँ पर हो पाएंगे क्योंकि मोर देन वन लैंग्वेज का नॉलेज उनके पास रहेगा। ठीक है, पॉलीग्लोट जिसे आप बोलते हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों के अंदर एक क्वालिटी निर्मित हो जाएगी। तो टीचर इसको एज अ रिसोर्स की तरह यूज़ कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट लर्न पैटर्न ऑफ इंग्लिश एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन। आपका टेस्ट भी होगा तो हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, टेस्ट लास्ट में रहेगा सेशन के। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अगर ऐसा लग रहा है थोड़ा फास्ट हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिए, क्वेश्चन को अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। ठीक है, the students learn a pattern of language by repeating model sentence that the teacher provides. अगला पॉइंट है दे मेमोराइज सेट फ्रेजेस एंड रिसीव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट फ्रॉम देयर टीचर व्हेन दे परफॉर्म्स ड्रिल करेक्टिवली।
अभी क्या समझ आ रहा है इस क्वेश्चन से, मतलब ये क्वेश्चन बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, एक एक लाइन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। द स्टूडेंट्स लर्न पैटर्न ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंस दैट द टीचर प्रोवाइड। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पैटर्न को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, किसके, लैंग्वेज के पैटर्न को सीखने की कोशिश कर रहे हैं बाय रिपीटिंग मॉडल, रिपीट करके, चीज़ों को क्या करके, रिपीट करके, किसने प्रोवाइड किए, टीचर ने प्रोवाइड किए। तो क्या सेंटेंस का मीनिंग निकल कर आया, यहाँ पर बच्चे जो है कुछ किसी भी चीज़ को या कोई भी लैंग्वेज होगी उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, किसके द्वारा, टीचर ने जैसे जैसे उनको सिखाने का प्रयास किया है, रिपीट करके, दोहराव करके। एक लाइन का मीनिंग समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दे मेमोराइज सेड फ्रेजेस एंड रिसीव पॉजिटिव रेनफोर्समेंट फ्रॉम देयर टीचर्स व्हेन दे परफॉर्म ड्रिल करेक्टिवली। अब यहाँ पर क्या होता है, दे मेमोराइज, जो भी बच्चे रिपीट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, है ना। जितनी भी फ्रेजेस हैं, ठीक है, जितने भी चीज़ें टीचर ने दी है उन सबको वो याद कर रहे हैं। अब टीचर क्या है, जब टीचर ने पूछना स्टार्ट किया, बच्चों से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, जब बच्चों ने अच्छे से आंसर दिया, बच्चों ने अच्छे से उस चीज़ को ड्रिल कर लिया, मतलब बच्चों ने अच्छे से रट लिया, याद कर लिया जो भी बच्चों ने किया, टीचर यहाँ पर उनको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे रहा है। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन देता है। सकारात्मक पुनर्बलन देने में उसको टीचर जो है बच्चों को चॉकलेट्स दे रहा होगा और भी ट्रॉफी वगैरह दे रहा होगा या कुछ भी रिवॉर्ड दे रहा होगा। तो ये चीज़ें क्या कहलाएगी, इसका मीनिंग क्या है, ये कौन सी मेथड है या फिर ये कौन सी अप्रोच है, क्या ये कम्युनिकेटिव अप्रोच है, क्या ये ऑडियो लिंग्वल मेथड है या फिर इसे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यहाँ पर बोला जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई ना। शॉर्ट में यदि इसे समझने की कोशिश करें तो टीचर बच्चों को यहाँ पर कुछ सिखा रहा है, बच्चे उसको ड्रिल कर रहे हैं, बार बार रिपीट, दोहराव कर करके याद कर रहे हैं। याद आ रहा है, कुछ बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी थ्योरी के अंदर आता है कि यहाँ पर बार बार क्या करवाया जाता है, अभ्यास के द्वारा बच्चों को लर्न करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ने याद कर लिया है और याद करने के बाद जब बच्चे उसको अच्छे से, टीचर को क्वेश्चन आंसर सुना रहे हैं, यदि बच्चे अच्छे से सुना रहे हैं तो टीचर बच्चों को चॉकलेट दे रहा है। तो ये कौन सी थ्योरी है, क्या ये कम्युनिकेटिव अप्रोच है, क्या ये ऑडियो लिंग्वल मेथड है या फिर ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स यहाँ पर कहलाएगा। देखो फिजिकल रिस्पॉन्स तो क्या हो जाता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, आप दौड़ रहे, भाग रहे, चल रहे, है ना, कूद रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, तो ये सारी आपकी फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी की तो यहाँ पर बात हो नहीं रही है। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, टीचर को जाकर क्वेश्चन आंसर सुना रहा है ना, उनको बता रहा है। तो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर LSRW चारों की बात नहीं हुई है। तो आंसर आपके पास क्या बचा है, आंसर आपके पास बचा है ऑडियो लिंग्वल अप्रोच। ये क्या चीज़ कहलाती है, ये ऑडियो लिंग्वल अप्रोच या ऑडियो लिंग्वल मेथड यहाँ पर कहलाएगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऑडियो लिंग्वल मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। हर क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे ताकि क्या होगा, कुछ टॉपिक जो ऐसे होंगे जो साथ के साथ इसमें निकल जाएंगे और कुछ नए रहेंगे, उनको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखो ऑडियो लिंग्वल मेथड इज एन ओरल बेस्ड अप्रोच। ऑडियो से ही समझ आ रहा है, ऑडियो मतलब कि बोलना, है ना। तो ऑडियो में क्या हो जाएगा, ये पूरी ओरल बेस्ड यहाँ पर अप्रोच हो जाएगी, सुनने और बोलने वाली अप्रोच यहाँ पर हो जाएगी। इसमें लिसनिंग यानी सुनना और स्पीकिंग मतलब बोलना, दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट ड्रिल्स स्टूडेंट इन द यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल सेंटेंस पैटर्न। ये ऑडियो लिंग्वल मेथड क्या बताती है, यहाँ पर बच्चों को ग्रामेटिकल सेंटेंस जो होते हैं वो ड्रिल करवा दिए जाते हैं, याद करवा दिए जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से लगाना चाहिए, कहाँ SES लगता है, कहाँ डू डज लगता है, कहाँ पर डज नॉट लगता है ना। तो वो सारी चीज़ें है ना, वो सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर ड्रिल करवा दी जाती है। बेस्ड ऑन द बिहेवियर साइकोलॉजी, बिहेवियर साइकोलॉजी में कौन कौन आते हैं, स्कीनर का जो है, अब हम स्कीनर का पर्टिकुलर नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बोला था, यहाँ पर बच्चों को मिल रहा है पुनर्बलन। पुनर्बलन मीन्स क्या मिल रहा है, रेनफोर्समेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर ये स्कीनर की थ्योरी से कहीं ना कहीं मिलती जुलती मेथड है ऑडियो लिंग्वल मेथड, ठीक है। अगला है कंडीशनिंग किस तरीके से होती है, यहाँ पर बच्चों की कंडीशनिंग कैसे करवाई जाती है। हम लोग हिंदी में नहीं पढ़ते, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत हमारा जो बाल विकास में आता है वही वाली चीज़ है। हेल्पिंग लर्नर्स टू रिस्पॉन्ड करेक्टिवली टू स्टिमुली थ्रू शेपिंग एंड रेनफोर्समेंट और हैबिट फॉर्मेशन, आप इसको बोल सकते हो। अब ये कंडीशनिंग वाली लाइन क्या बोल रही है, यहाँ पर बच्चों को कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर, उनको कुछ ना कुछ रेनफोर्समेंट देकर। जब उनके सामने कोई दीपक होगा उस पर वो क्या देंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो इसके माध्यम से हम लोग उनकी
शेपिंग करवा सकते हैं और रेनफोर्समेंट यहाँ पर उनको देकर चीज़ों को याद करवा सकते हैं। जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको लर्न करवाने के यही तरीके होते हैं कि उनमें थोड़ा सा कुछ रिवॉर्ड दे दो, उनकी तारीफ़ कर दो, तो वो बच्चे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर बेस्ड होती है? हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होती है। हैबिट मतलब कि एक आदत बन जाना। आदत बन जाना वही वाली व्यवहारवादी यही बोलते हैं कि बच्चों की आदत बना दो इस कार्य को करने की। तो ये पूरा का पूरा जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है, पूरी की पूरी व्यवहारवादी जो थ्योरी है, इंग्लिश में बोले तो बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था? सेम एज इट इज़ बोला था कि बच्चे जो है रिपीट करते जा रहे हैं, मतलब एक हैबिट बनती जाएगी। हैबिट बनेगी, जब बच्चा परफॉर्म करेगा उस टास्क को, तो हम लोग क्या कर देंगे? उसको रिवॉर्ड दे देंगे, उसकी तारीफ कर देंगे, उसकी पीठ थपथपा देंगे। तो ऐसी चीज़ में उसको रेनफोर्समेंट मिल गया। रेनफोर्समेंट मिल गया तो ये कौन सी अप्रोच हो गई? ये अप्रोच हो गई हमारी ऑडियो लिंगुअल मेथड। क्लियर है? तीनों मैंने नाम भी यहाँ पर बता दिए। फिजिकल में क्या होता है? कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है फिजिकली, मतलब एक शारीरिक रूप से कोई कार्य करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में जहाँ पर चारों चीज़ें आएगी, बच्चा लिखेगा भी, बच्चा बोलेगा भी, बच्चा चारों चीज़ें करेगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग वाली, तो वो आपकी कम्युनिकेटिव अप्रोच आएगी। आगे क्वेश्चन भी करेंगे, हो सकता है इसमें कम्युनिकेटिव अप्रोच का क्वेश्चन भी आज मिल जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द टीचर सेज कमांड्स एंड एक्ट देम आउट। ठीक है, टीचर ने क्या है दिया है? सेज कहा है कमांड, और एक्ट देम आउट कुछ कमांड दी है और बच्चों को परफॉर्म करने को बोला है कि आप ये टास्क करके लाइए, है ना। एक्ट करना वही बात होती है। द स्टूडेंट ट्राई टू परफॉर्म द एक्शन, द टीचर रिपीट्स बाय सेइंग द कमांड विदाउट एक्टिंग इट आउट, द स्टूडेंट रिस्पॉन्ड, द रोल्स आर देन रिवर्स्ड। अब आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। तीन ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने, द डायरेक्ट अप्रोच आप इसे बोलोगे, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आप इसको बोलोगे, या फिर ये आपके लिए द नेचुरल अप्रोच यहाँ पर कहलाएगी। एक साधारण प्रक्रिया यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो। देखो क्या चीज़ यहाँ पर बोली गई है, आई थिंक आपने समझ लिया होगा इस चीज़ को। यहाँ पर टीचर बच्चों को कुछ कमांड दे रहा है ना, और उनको बोल रहा है कि लाइक टीचर, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। टीचर ने बच्चों को बोला आपको रन करना है। टीचर यहाँ पर रन कैसे किया जाता है, पोजीशन कैसे ली जाती है दौड़ने से पहले, है ना, रेस में पोजीशन कैसे ली जाती है, वो सारी चीज़ें टीचर ने बच्चों को सिखा दी। अब बोला अब आपको इस ये जो मैदान है, ये जो ग्राउंड है, इस पर रन करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? उस एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। द टीचर रिपीट्स बाय सेइंग द कमांड विदाउट एक्टिंग इट आउट। अब टीचर पीछे से कमांड दे रहा है, रन फास्ट, रन स्लो, पैर आगे रखो, पैर पीछे रखो, मतलब जितनी भी कमांड रेस में दी जाती है ना, टीचर पीछे से कमांड देता जा रहा है, स्टूडेंट उस पर रिस्पॉन्ड करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है? अब आपको पता चल रहा है यहाँ पर बच्चा क्या है? फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, बोला भी है परफॉर्म करना है, एक्शन करना है। तो एक्शन में दौड़ना, भागना, कूदना, तैरना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये सारी चीज़ें एक्शन होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, इसको यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारी बार क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए आपको सिर्फ TPR लिखा जाता है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका TPR ही होगा, क्योंकि TPR का फुल फॉर्म ही होता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है एक्शन की बात की जा रही है, बच्चा कुछ ना कुछ एक्ट कर रहा होगा, बच्चा कुछ ना कुछ एक्ट कर रहा होगा, तो फिजिकली ही कर पाएगा ना। क्रिया करना जिसको आप हिंदी में बोलते हो, तो वो फिजिकली ही कर पाएगा, तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप इसको शॉर्ट में देखें तो बहुत सारी बार एग्जाम में TPR करके भी पूछ लिया जाता है, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TPR, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, देख लो, डायग्राम भी देख लो, कुछ चीज़ें याद आ जाएगी बचपन की। हम लोग ये रस्सा कूद जो होती है, रस्सी कूद जो होती है, इसको करते थे, है ना। लाइक टू स्कीप ये पहला एक्शन है, तो टीचर यहाँ पर बच्चों को सिखा रहा है कि रस्सी कूद कैसे की जाती है। यहाँ पर जंपिंग सिखाई जा रही है कि आपको ये पूरा एरिया जो है जंप करना है। तो ये बूढ़ी सी आंटी सी लग रही है, ये यहाँ पर जंपिंग कर रही है। तीसरा जो है यहाँ पर रन, दौड़ना सिखाया जा रहा है, जो कि अभी अपन क्वेश्चन में देख ही रहे थे। तो ये सारी क्या है? ये एक्शन है, सारी की सारी फिजिकल एक्टिविटी है, तो इन सबको कंसिडर किया जाता है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स या फिर TPR के अंदर, है ना। चलो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझना है, रटना एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश बाय ट्रांसलेटिंग टू एंड फ्रॉम देयर नेटिव लैंग्वेजेस। They memorize irregular verbs formed by writing them down over and over. Speaking skills are not in the main focus. What is the approach? The communicative approach, the audio lingual method, the grammar translation method.
समझ में आया क्वेश्चन क्या बोल रहा था? हिंट के तौर पर आप लास्ट लाइन देख सकते हो, इसने लास्ट लाइन में हिंट भी दे दी है, मतलब एग्जाम ने पूछने वाले ने बहुत आसान बना दिया इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हिंट यहाँ पर मिली आपको, सबसे पहली हिंट तो यहाँ पर मिल गई नेटिव लैंग्वेज में, और अगली हिंट यहाँ पर मिल गई स्पीकिंग स्किल्स आर नॉट इन द मेन फोकस। स्पीकिंग स्किल टोटल 4 स्किल होती है LSRW में से, स्पीकिंग स्किल के ऊपर बिल्कुल ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जाता है। मतलब किसके ऊपर दिया जाएगा? लिसनिंग पर नहीं होगा, सॉरी स्पीकिंग पर नहीं होगा तो लिसनिंग पर बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो बच्ची कौन? रीडिंग और राइटिंग। ऐसी कौन सी स्किल है जो रीडिंग राइटिंग के ऊपर फोकस करती है इन 4 में से? कम्युनिकेटिव है, ऑडियो लिंगुअल है, या ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। और एक हिंट और यहाँ पर आपको मिल रही थी मेमोराइज। देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बड़े आते हैं। तो फिर भी 3 लाइन का आपको यहाँ पर दिख रहा है, 5 लाइन के भी क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 लाइन के। लेकिन क्वेश्चन जितना ज़्यादा लेंथी होगा, आंसर उसका उतना ही जल्दी आता है। कैसे? हम लोगों को स्कीमिंग करना पड़ती है। हमको यहाँ पर दिख गया कुछ अप्रोच मेथड का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले नज़र कहाँ पर गई? अप्रोच मेथड के ऊपर गई। फिर सबसे पहले यहाँ पर दिखा अच्छा नेटिव लैंग्वेज की बात हो रही है। फिर दूसरा हमको दिखा मेमोराइज करने की बात हो रही है, मतलब बच्चा याद करेगा ज़बरदस्ती, है ना, टीचर ज़बरदस्ती उसको याद करवाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर दिख गया स्पीकिंग स्किल इट नॉट इन द मेन फोकस। तो 100% श्योरिटी आ गई कि ये तो GT मेथड की ही यहाँ पर बात हो रही होगी। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो होती है उसकी यहाँ पर बात हो रही होगी, क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, टीचर बच्चों को सारी चीज़ें लिखवा देता है। लाइक याद कर लीजिए अपना बचपन, टीचर जब क्लास में आते थे, टीचर क्या करते थे, शब्दार्थ जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो सारे लिखवा देते थे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखवा देते थे। हम लोगों ने शायद ही कभी कोई ऐसी क्लास ली होगी जिसमें हमसे डेली रूटीन की प्रैक्टिस करवाई गई होगी कि इंग्लिश में कैसे बातचीत की जाती है, क्या क्या किया जाता है, तो वो शायद ही हम लोगों ने कभी की हो, या फिर कोई एक्सेप्शनल स्कूल होते हैं जिसमें ऐसी प्रैक्टिस होती हो। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, टीचर हमेशा GT मेथड के थ्रू ही पढ़ाता है, क्योंकि क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और 50 से ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इस मेथड या फिर किसी और मेथड के थ्रू पढ़ाना, जहाँ पर हर एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअली ध्यान दिया जाए, स्पीकिंग और लिसनिंग के ऊपर फोकस किया जाए, तो वो कम पॉसिबिलिटी होती है। तो हमेशा पर्टिकुलर अपने यहाँ की बात कर ले तो GT मेथड को ही फॉलो किया जाता है, और इवन अभी भी किया जाता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में आपसे बोला गया था नेटिव लैंग्वेज है, मतलब बच्चा जो है नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सीखता है। इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेट हम लोग कैसे कर रहे हैं? हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमें आवश्यकता लग रही है हिंदी में पढ़ने की। ठीक है, और मेमोराइज कर रहे हैं, जो नहीं याद हो रहा है उसको हम लोग मेमोराइज कर रहे हैं। जैसे इरेगुलर वर्ब फॉर्म, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि नॉर्मली जो वर्ब होती है उसके पीछे हम ED लगाकर निकल लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनका फॉर्म अलग अलग होता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, बैड, वर्स, वर्स्ट होता है। फिर ब्यूटीफुल एक एक्सेप्शन केस हो गया, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। इस तरीके से ये क्या होती है? ये इरेगुलर वर्ब्स होती है जिनको बच्चे को याद करना पड़ता है। ठीक है, सारी चीज़ों को वो लिख लिख कर याद करता है। तो यहाँ पर आपको एक हिंट मिल गई थी कि लिखना तो है, बट स्पीकिंग, बोलने की प्रैक्टिस बच्चा नहीं कर रहा है। तो ये कौन सी अप्रोच होगी? ये हमारी ग्रामर ट्रांसलेशन अप्रोच यहाँ पर कहलाएगी। आप याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे GT मेथड का नाम आए आपको याद आ जाना चाहिए, टीचर बोर्ड पर सारा लिखवा रहा है और बच्चे यहाँ पर इन चीज़ों को नोट डाउन करें। थोड़ी एडवांस क्लास है, बच्चे अपने अपने लैपटॉप में अपने नोट्स बना रहे हैं, बाकी बच्चों के पास पेन पेपर भी यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। द टीचर इंट्रोड्यूस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड रूल्स बाय शोइंग वीडियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छे से समझना। टीचर इंट्रोड्यूस कर रहा है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, रूल्स को, कैसे? वीडियो के थ्रू। मान लो कोई मूवी दिखा दी टीचर ने, है ना, मूवी, इंग्लिश मूवी दिखा दी जहाँ पर बहुत आसान आसान से सेंटेंस प्रयोग किए गए। द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस द ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। द टीचर गिव्स लॉट ऑफ मीनिंगफुल एग्जाम्पल बाय डिमॉन्स्ट्रेट दी ग्रामर। ग्रामर को समझाने के लिए टीचर क्या कर रहा है? बहुत सारे अनगिनत यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है, मीनिंगफुल एग्जाम्पल दे रहा है, जो उस सेंटेंस से या फिर टीचर जो भी पर्टिकुलर टेंस पढ़ा रहा है, वॉइस पढ़ा रहा है, उससे कनेक्ट करते हो। तो ये किस प्रकार की मेथड या फिर अप्रोच हो सकती है? क्या इसे आप इंडक्टिव बोलोगे? क्या इसे आप डिडक्टिव बोलोगे? क्या इसे आप रिडक्टिव बोलोगे? या फिर आप इसे टॉप डाउन अप्रोच यहाँ पर बोल सकते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई तो आंसर देना बहुत आसान होगा। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड रूल्स को कैसे पढ़ता है टीचर? कैसे पढ़ा रहा है टीचर? वीडियो के माध्यम से। ना उसने पहले रूल्स लिखवाए, ना बोला कि एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मूला होता है, ना बताया पैसिव वॉइस का ये फॉर्मूला होता है। उसने डायरेक्ट एक मूवी दिखा दी कि चलो आज हम लोग ये मूवी देखते हैं, इस मूवी में देखते हैं कि दो लोगों के बीच में क्या बातचीत हो रही है
है ना। तो टीचर ने ये अप्रोच फॉलो करी, मतलब टीचर कैसे पढ़ा रहा है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, टीचर उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ा रहा है। तो हम लोग बोलते हैं ना उदाहरण से नियम की तरफ जाना, हिंदी में ट्रांसलेट कर दें तो उदाहरण से नियम की तरफ जाना, ऊ से उदाहरण आता है तो ऊ से ही हमारी हिंदी में कौन सी विधि हो जाती है, आगमन विधि हो जाती है। तो आगमन क्या कहलाती है इंग्लिश में, आगमन को इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड बोलते हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को पूरा उल्टा कर दे, टीचर ने पहले रूल्स लिखवाए, हमारे स्कूल में जैसे होता था पहले उंगलियों पर सिखाते थे, है ना, 12 ही जो सेंटेंस के प्रकार इनको सबको उंगलियों पर सिखा दिया जाता था। उसके बाद हम आज वर्षा हो रही है, राम खाना खाता है, फिर ये एग्जाम्पल सीख लेते थे। तो वो कौन सी मेथड थी, वो डिडक्टिव मेथड थी, जहाँ पर हम लोगों ने पहले रूल्स पढ़ लिए, पहले नियम पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि टीचर वीडियो के माध्यम से बच्चों को पहले एग्जाम्पल देता है, फिर रूल्स बताता है कि देखो इसने बोला है आई सो यू, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है ना, पास्ट प्रेजेंट का सेंटेंस है। फिर इसने बोला दूसरा सेंटेंस प्रयोग किया, तो देखो ये वाला जो सेंटेंस है इसका है। तो पहले एग्जाम्पल फिर उदाहरण, तो ये आपकी कौन सी मेथड कहलाएगी, ये आपकी मेथड कहलाएगी इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगले की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड के अंदर डिफरेंस देख सकते हैं। सबसे पहले जो डिडक्टिव मेथड होती है, जिसे हिंदी में निगमन विधि बोला जाता है, निगमन में क्या किया जाता है, निगमन में सबसे पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर कुछ उसके हाइपोथेसिस लिए जाते हैं, फिर उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर कंफर्मेशन दिया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। अब ये क्वांटिटी वाला वर्क हो जाता है, मतलब बहुत क्वांटिटी में मटेरियल बच्चों के पास आ जाता है। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं, इंडक्टिव मेथड क्या होती है, कंपैरिजन चल रहा है इन चीज़ों का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो किसी भी एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल यदि हमें समझ में आ जाता है तो हम लोग जाते हैं कि आखिर इसका पैटर्न क्या है, पैटर्न यदि हमें समझ में आ जाता है तो उसका एक हाइपोथेसिस देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पैटर्न बना कैसे, उसके हाइपोथेसिस को समझने की कोशिश करते हैं। देन हम लोग आ जाते हैं पूरा थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस होते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के अंदर। और ये क्वालिटी बेस्ड वर्क होता है। क्वालिटी बेस्ड मतलब आप कुछ नया ही सीखोगे, कुछ अच्छा ही और कुछ नया ही आप यहाँ पर लर्न करोगे, किसके थ्रू, इंडक्टिव मेथड के थ्रू। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टूडेंट लिसन टू अ डायलॉग बिटवीन अ टैक्सी ड्राइवर एंड पैसेंजर्स। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो है टैक्सी में बैठकर अपने स्कूल जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर है और एक पैसेंजर के बीच में क्या बातचीत होती है, यहाँ पर वो बच्चे सुनते हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, पीछे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आगे एक पैसेंजर और बैठा हुआ है। ऑटो मान लो, ऑटो में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, तो उन लोगों के बीच में बातचीत हो रही, बच्चे उसको सुन रहे हैं। दे फिल्स इन गैप्स एंड देन प्रैक्टिस अ डायलॉग विथ अ पार्टनर। टुमारो दे विल गो आउटसाइड एंड प्रैक्टिस आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्टूडेंट ने बात सुनी, टैक्सी ड्राइवर और जो पैसेंजर्स यात्री आते हैं उनकी बात सुनी। अब वो क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। दे फिल्स इन गैप एंड देन प्रैक्टिस अ डायलॉग विथ अ पार्टनर। वो जाते हैं और जो उन्होंने बातचीत करी थी टैक्सी ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में कि ये रास्ता कहाँ आता है, ये गली कहाँ पर आएगी, ये जो स्क्वायर, ये जो चौराहा है ये कहाँ पर पड़ेगा, मुझे यहाँ जाना, इसका एड्रेस बताइए। मान लो जिस भी लैंग्वेज में उन्होंने कम्युनिकेट किया हो, बच्चे उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कल जाकर वो टैक्सी ड्राइवर से वैसे ही बात करते हैं जैसे उस पैसेंजर ने करी थी। क्योंकि बच्चों ने पहली बार देखा होगा शायद पैसेंजर और टैक्सी ड्राइवर के बीच में किस तरीके की बातचीत होती है, तो उन्होंने क्या करा, बच्चों ने घर जाकर प्रैक्टिस करी अपने पार्टनर के साथ। दो लोग, एक कोई टैक्सी ड्राइवर बन गया होगा, एक यहाँ पर यात्री बन गया होगा, दोनों के बीच में वही कॉन्वर्जेशन हुई और बच्चे अब कल जा रहे हैं और वापस से टैक्सी ड्राइवर के साथ वही बात कर रहे हो, डायरेक्शन की पूछ रहे कि ये गली किधर पड़ती है, इस तरीके से। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या कहलाएगी, एक साइलेंट वे कहलाएगी, कम्युनिकेशन वे कहलाएगी। क्या ये इमर्जन हो सकता है या फिर ये जीटी अप्रोच यहाँ पर हो सकती है। तो देखो एक बात हमें समझ में आ रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने पहले सुना है, उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करने की इन्होंने क्या कर ली, कोशिश कर ली, है ना। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, कौन सी चीज़ के अंदर कंसीडर की जाती है, एक कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंदर यहाँ पर कंसीडर की जाती है। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर बच्चों ने क्या किया, हम लोग कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है उसकी क्या परिभाषा पढ़ते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच वो अप्रोच होती है जिसे हम अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट करने की या फिर उन चीज़ों को जो आपने पढ़ी है उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इन बच्चों ने सेम किया, उन्होंने जो देखा उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ हमारी यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच कहलाएगी। साइलेंट वे तो तब होता है जब बच्चे बिल्कुल बात नहीं करते और खुद ब खुद अपना काम करते रहते बिना किसी से बातचीत करे हुए,
है, ठीक है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, चार्ट को देखते हैं, बच्चों के सामने A फॉर एप्पल B फॉर बॉल का चार्ट लगा है या फिर कलर चार्ट लगा है कि ये कलर रेड है, ये ब्लू है, तो वो एज इट इज़ उसको देखते जा रहे हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जा रहे हैं। तो वो साइलेंट वे हो सकता है पढ़ने का, क्योंकि बच्चे चुपचाप खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। GT अप्रोच होगा नहीं, क्योंकि GT में तो आपको पता है रीडिंग राइटिंग होता है, इमर्जन चीज़ों को वाली बात तो हो ही नहीं रही है, जोड़ने वाली बात तो हो ही नहीं रही, तो इमर्जन तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कम्युनिकेटिव अप्रोच की, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर भी मैं लिख देती हूँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। क्लियर हुआ क्यों हमने ये आंसर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन। सेम क्वेश्चन है, हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव एम्फेसिस कौन डालता है, कॉग्निटिव अप्रोच डालती है, कम्युनिकेटिव अप्रोच डालती है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच डालती है, या फिर एक्लेक्टिक अप्रोच यहाँ पर डालती है। तो हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस थ्योरी या किस अप्रोच के अंदर डाला जाता है। कॉग्निटिव हिंदी में संज्ञानात्मक होता है, कम्युनिकेटिव मतलब वही जो भी हम पढ़कर आए LSRW, सभी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा, बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी हो सकता है, और एक्लेक्टिक मतलब आप वही सारी चीज़ों को मिक्स करके बहुत सारी मेथड को मिलाकर एक अपनी खुद की अप्रोच बना ली है और उसके हिसाब से आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्लेक्टिक अप्रोच, ठीक है। तो हैबिट की बात हो रही है, अभी हम लोग पढ़कर आए थे ऑडियो लिंगुअल में, है ना, कि हैबिट बना दी जाती है किसके माध्यम से, बिहेवियरिस्ट अप्रोच के माध्यम से, क्योंकि व्यवहारवादी नहीं बोलते कि बार बार अभ्यास करवाओ, प्रयत्न करवाओ, बच्चों को रेडी करो, तत्परता का नियम है, सारे नियम है, तो वहाँ पर क्या कर दी जाती है, बच्चों को उस चीज़ का हैबिचुएटेड बना दिया जाता है, बच्चों के अंदर एक आदत डाल दी जाती है। तो आदत की बात कौन करते हैं, आदत की बात हमेशा बिहेवियरिस्ट अप्रोच करती है। इनसाइट थ्योरी की बात कौन करते हैं, इनसाइट थ्योरी की बातें हमारी गेस्टाल्ट थ्योरी करती है। गेस्टाल्ट जिसे आप अंतर्दृष्टि बोलते हैं ना, गेस्टाल्ट कंप्लीटनेस को बताता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बिहेवियरिस्ट अप्रोच, यानी कि ऑप्शन नंबर C, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आपका होमवर्क यहाँ से स्टार्ट होता है कि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं आप उसके आंसर अब जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं सबसे पहले डिस्प्ले कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, अ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज़ इन द एरिया ऑफ पंजाब सिंस शी या ही डजेंट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया ही शुड। ऐसी सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। सारे ही क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन सभी के आंसर आप एक एक करके कमेंट बॉक्स में करते जाएंगे ताकि रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो अगर थोड़ा समय लेना है तो वीडियो को रोक दीजिए और वापस से प्ले करके अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द स्टूडेंट लर्न्स पैटर्न ऑफ अ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल सेंटेंस दैट द टीचर प्रोवाइड्स। They memorize set phrases and receive positive reinforcement from their teacher when they perform drill correctively. आंसर क्या होगा, 3 ऑप्शन ही हैं आपके सामने, ठीक है। अब हिंदी एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हिंदी में तो एक बार पढ़ चुके हैं, अब डायरेक्ट इंग्लिश में देखो और इंग्लिश में ही इसको आंसर करने की कोशिश करो। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, द टीचर सेज कमांड्स एंड एक्ट देम आउट। एक्ट को पकड़ लीजिए, एक्शन वाली बात हो रही है। एंड ट्राई टू परफॉर्म द एक्शन, द टीचर रिपीट्स बाय सेइंग द कमांड विदाउट एक्टिंग इट आउट, द स्टूडेंट रिस्पोंड, द रोल्स आर देन रिवर्स्ड। ये एग्जाम्पल किसका है, या फिर एक्टिंग की बात कहाँ पर की जाती है, डायरेक्ट के अंदर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के अंदर, या फिर नेचुरल अप्रोच के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश बाय ट्रांसलेटिंग टू एंड फ्रॉम देयर नेटिव लैंग्वेज। मेमोराइज करते हैं रेगुलर वर्ब्स को, और जो स्पीकिंग के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं रहता है, और राइटिंग करते हैं ओवर एंड ओवर। तो ये कौन सी अप्रोच या कौन सी मेथड यहाँ पर कहलाएगी, ये आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है, द टीचर इंट्रोड्यूस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड रूल्स बाय शोइंग अ वीडियो। वीडियो के थ्रू बच्चे यहाँ पर सीख रहे हैं और उसके बाद वो ग्रामर के रूल्स को सीखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द अप्रोच और मेथड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टूडेंट लिसन टू अ डायलॉग बिटवीन अ टैक्सी ड्राइवर एंड पैसेंजर, दे फिल इन गैप एंड देन प्रैक्टिस अ डायलॉग विथ अ पार्टनर। टुमारो दे विल गो आउटसाइड एंड प्रैक्टिस आस्किंग फॉर डायरेक्शंस। व्हाट इज द मेथड और अप्रोच, द साइलेंट वे, कम्युनिकेटिव अप्रोच, इमर्जन, या फिर GT अप्रोच।
अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच लेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन हैबिट फॉर्मेशन, कॉग्निटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, बिहेवियरिस्ट अप्रोच या फिर एक्लेक्टिक अप्रोच। हैबिट के ऊपर ज़्यादा फोकस कहाँ पर किया जाता है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आंसर करेंगे। आंसर करने के बाद आपको इस जो वीडियो है इसको शेयर भी कर देना है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हो पाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।